नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में जरा गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसे राजवंश की कहानी खंगालने जो अपनी ताकत, कला और प्रशासन के लिए जाना जाता है, चोल राजवंश। हमारे सामने हैं कुछ खास तैयार किए गए नोट्स, जिनका मकसद है हमें इस विशाल विषय के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं से जल्दी और प्रभावी ढंग से रूबरू कराना। तो आज की हमारी यह खास चर्चा इन नोट्स के जरिए चोल साम्राज्य के दिल में उतरेगी। हम उन तथ्यों और जानकारियों को निकालेंगे जो न सिर्फ हमारी समझ बढ़ाएंगे बल्कि कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं या सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत काम के हो सकते हैं। कोशिश रहेगी कि ये सफर जानकारी वाला तो हो ही, दिलचस्प भी हो। बिल्कुल। चोल राजवंश, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से आप मानिए 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। दक्षिण भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है ये नोट्स हमें उनके उदय, फिर प्रमुख शासकों की उपलब्धियों, उनकी वो जो अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था थी, सामाजिक आर्थिक संरचना, कला और हाँ, अंत में उनके पतन की एक रूपरेखा देते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं होगा, बल्कि उनके पीछे का जो महत्व है उसे समझना है। जैसे कि क्यों राजराजा प्रथम इतने महान माने जाते हैं, उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली कैसे बनी, उसका क्या असर पड़ा, उनका जो स्थानीय स्वशासन मॉडल था वो आज भी क्यों प्रासंगिक लगता है। हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए चोलों की जो स्थायी विरासत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। इन स्रोतों में सबसे पहले जिक्र आता है संस्थापक का, विजयालय चोल। ऐसा कहते हैं कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने मुत्रैयरों से तंजौर यानी आज का तंजाउर जीता था। क्या ये घटना महज एक क्षेत्रीय जीत थी या इसका महत्व कुछ ज्यादा गहरा है? नहीं, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विजय से कहीं बढ़कर थी। विजयालय का तंजौर जीतना दरअसल वो चोल जो पल्लवों के सामंत जैसे थे, उनके लिए एक निर्णायक मोड़ था। ठीक है। मुत्तरैयर उस समय कावेरी डेल्टा इलाके में एक अहम शक्ति थे। उन्हें हटाकर तंजौर जैसी स्ट्रेटेजिक जगह पर कब्जा करना विजयालय की महत्वाकांक्षा दिखाता है, उनकी दूरदर्शिता भी। और इसी जीत ने उस साम्राज्य की नींव डाली जो अगले सोचिए 400 सालों तक दक्षिण भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सबको आकार देने वाला था। तो हाँ, विजयालय का नाम और तंजौरपुर का कब्जा, ये दोनों ही चोल शक्ति के पुनरुत्थान के शुरुआती और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और हाँ, परीक्षाओं में अक्सर संस्थापक का नाम पूछते हैं, तो विजयालय चोल ये नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो विजयालय ने नींव रखी। अच्छा, अब आते हैं उस शासक पर जिनका नाम शायद चोलों का पर्याय ही बन गया है, राजराजा प्रथम। उनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक बताया गया है। नोट्स में उनकी सैन्य उपलब्धियों का जिक्र है, जैसे साम्राज्य का विस्तार, श्रीलंका, मालदीव और वर्तमान कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों तक। लेकिन जिस चीज ने उन्हें शायद अमर बना दिया वो है तंजावुर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। ये कितना असाधारण निर्माण था। साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत है। उनकी सैन्य विजयों को अगर देखें तो वे सिर्फ जमीनी लड़ाइयों तक सीमित नहीं थीं। श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा, मालदीव पर कब्जा, ये सब उनकी शक्तिशाली नौसेना का प्रमाण है। और ये समझना जरूरी है कि ये विजय सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने की दिशा में सोचे समझे कदम थे। अब बात बृहदेश्वर मंदिर की। उसे सिर्फ एक मंदिर कहना तो उसकी भव्यता और महत्व को कम आंकना होगा। यह चोल स्थापत्य कला, जिसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं, उसका शिखर है, एकदम पीक। द्रविड़ शैली की खास पहचान है ऊंचे पिरामिड जैसे विमान, गर्भगृह के ऊपर का टावर, विशाल नंदी की मूर्ति और वो बड़ा सा प्रांगण। बृहदेश्वर का विमान करीब 66 मीटर ऊंचा है और उस समय की इंजीनियरिंग का कमाल माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि चोल राजा की शक्ति, प्रतिष्ठा और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति, इन सब का प्रतीक भी था। उसकी दीवारों पर जो लेख खुदे हैं ना, उनसे चोल प्रशासन, समाज और खुद राजराजा की उपलब्धियों के बारे में बहुत कीमती जानकारी मिलती है। हाँ, और जैसा आपने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बृहदेश्वर मंदिर और उसके निर्माता राजराजा प्रथम का नाम ये अक्सर पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई प्रभावशाली। राजराजा प्रथम ने न सिर्फ साम्राज्य फैलाया बल्कि कला और संस्कृति को भी एक नए लेवल पर पहुंचाया। उनके बाद उनके बेटे राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठे। 1014 से 1044 ईस्वी तक नोट्स बताते हैं कि ये तो अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गए।
साम्राज्य विस्तार उत्तर में गंगा नदी तक, अंडमान निकोबार पर कब्जा और सबसे चौंकाने वाली बात, दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक अभियान। गंगईकोंडा की उपाधि भी इसी दौर की है। क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति है या राजेंद्र प्रथम वाकई इतने महत्वाकांक्षी थे? अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। राजेंद्र प्रथम ने चोल शक्ति और प्रभाव को उसके चरम पर पहुंचा दिया था। सच में उनका गंगा घाटी तक का अभियान, जो ओडिशा और बंगाल के शासकों को हराते हुए गंगा नदी तक पहुंचा, वो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। ये सिर्फ सैन्य जय नहीं थी, बल्कि एक तरह से दक्षिण के एक शासक द्वारा उत्तर पर प्रतीकात्मक विजय भी थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंडा चोल, यानी गंगा को जीतने वाला चोल, ये उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी का नाम रखा गंगईकोंडा चोलपुरम, मतलब गंगा को जीतने वाले चोल का शहर। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे उनके दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे श्रीविजय, आज का इंडोनेशिया और मलेशिया का कुछ हिस्सा, उसके खिलाफ नौसैनिक अभियान। ये अभियान दिखाते हैं कि चोल नौसेना कितनी ताकतवर थी कि वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर सफलतापूर्वक लड़ सकती थी। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य शायद वो जो समुद्री व्यापार मार्ग थे ना, उन पर चोलों का एकाधिकार पक्का करना था, जो श्रीविजय साम्राज्य के नियंत्रण में थे। और नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर जैसा ही एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जो स्थापत्य में थोड़ा अलग है पर उतना ही भव्य। राजेंद्र प्रथम की ये उपलब्धियां, गंगईकोंडा उपाधि, गंगा अभियान, दक्षिण पूर्व एशिया के नौसैनिक अभियान और गंगईकोंडा चोलपुरम, ये उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम विजेताओं और साम्राज्य निर्माताओं में से एक बनाती हैं। हाँ, इनसे जुड़े तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अविश्वसनीय, एक तरफ जमीन पर गंगा तक और दूसरी तरफ समुद्र पार दक्षिण पूर्व एशिया तक। ये तो कमाल की सैन्य और नौसैनिक क्षमता दिखाता है। अब जरा प्रशासन की ओर रुख करते हैं। नोट्स कहते हैं कि शासन व्यवस्था केंद्रीकृत राजशाही थी, मतलब राजा ही सब कुछ था। लेकिन साथ ही एक बहुत ही रोचक बात का जिक्र है, गांवों में स्थानीय स्वशासन की एक विकसित प्रणाली, जिसमें सभा और उर जैसी संस्थाएं काम करती थीं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ सेंट्रलाइज्ड राजा और दूसरी तरफ स्थानीय स्वायत्त था। ये कैसे मुमकिन था? हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही चोल प्रशासन की खूबी थी और शायद उनकी सफलता का एक बड़ा राज भी। देखिए, राजा सर्वोच्च था, बिल्कुल। कानून बनाना, सेना का नेतृत्व करना, अंतिम न्यायाधीश होना, ये सब राजा के हाथ में था। केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों और अधिकारियों का एक पूरा सिस्टम था। लेकिन चोल शासक ये समझते थे कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ केंद्र से चलाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर, खासकर गांव में, काफी स्वायत्तता दे रखी थी। उर जो थी, वो सामान्य गांव की सभा होती थी, जिसमें गांव के सभी टैक्स देने वाले सदस्य होते थे। और सभा या महासभा, ये मुख्य रूप से अग्रहार गांव में मिलती थीं, जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव होते थे। इसके सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं थीं, जैसे संपत्ति होनी चाहिए, शिक्षा, वेदों का ज्ञान वगैरह। इन सभाओं के कामकाज के बारे में हमें उत्तर मेरूर जैसी जगहों से जो शिलालेख मिले हैं, उनसे काफी विस्तार से पता चलता है। ये सभाएं अपनी समितियों के जरिए काम करती थीं, जो सिंचाई, तालाब, सड़कें, न्याय, टैक्स वसूलना और मंदिरों का मैनेजमेंट जैसे स्थानीय मामले देखती थीं। और सदस्यों का चुनाव अक्सर लॉटरी जैसी प्रणालियों से होता था, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ये विकेंद्रीकरण का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां केंद्र ने स्थानीय इकाइयों को शक्तियां दी, जिससे प्रशासन आराम से चलता रहा और स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखा गया। ये मॉडल इतना सफल था कि ये चोल शासन की एक पहचान बन गया। बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से देखें तो सभा और उर और वो उत्तर मेरू शिलालेख, ये अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। ये तो सचमुच बहुत उन्नत व्यवस्था लगती है, मतलब केंद्रीकृत नियंत्रण और स्थानीय स्वायत्तता का एक संतुलन। अच्छा, प्रशासन के साथ साथ नोट्स में एक और पहलू पर बार बार जोर दिया गया है, उनकी नौसेना। हमने राजराजा और राजेंद्र के अभियानों के संदर्भ में इसका जिक्र सुना, लेकिन क्या ये सिर्फ युद्ध के लिए थी या इसका कोई आर्थिक पहलू भी था? नोट्स कहते हैं कि इसने हिंद महासागर के व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित किया।
इसका क्या मतलब था उस समय? चोल नौसेना सिर्फ युद्ध लड़ने वाली शक्ति नहीं थी, ये उनके आर्थिक दबदबे का एक बहुत महत्वपूर्ण औजार थी। अच्छा। सोचिए, उस समय हिंद महासागर, अरब, फारस, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता था। इस रास्ते पे मसालों, कपड़ों, कीमती पत्थरों, घोड़ों और भी बहुत सी चीजों का भारी व्यापार होता था। चोलों ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर इन समुद्री रास्तों को न केवल सुरक्षित किया, बल्कि उन पर अपना नियंत्रण भी जमाया। इसका मतलब था कि वो समुद्री डाकुओं को रोक सकते थे, अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे सकते थे और शायद जो प्रतिद्वंदी शक्तियां थी उनके व्यापार को बाधित भी कर सकते थे। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर चुंगी भी लगाई होगी, टैक्स जैसा। दक्षिण पूर्व एशिया में राजेंद्र प्रथम के अभियान जो थे वो इसी व्यापारिक नियंत्रण को मजबूत करने के प्रयास थे शायद। इस समुद्री व्यापार से जो आमदनी होती थी उसने चोल राज्य को बहुत अमीर बनाया और इसी पैसे से वे विशाल मंदिर बनवा पाए, सिंचाई परियोजनाएं चला पाए और एक बड़ी सेना भी रख पाए। तो चोल नौसेना उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक तो थी ही, साथ ही उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार भी थी। ये चीज उन्हें उस समय की बाकी भारतीय शक्तियों से काफी अलग करती है। समझ गया। मतलब नेवी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने और व्यापार को कंट्रोल करने के लिए भी थी। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो नोट्स में कृषि को मुख्य आधार बताया गया है और सिंचाई व्यवस्था जैसे तालाबों और नहरों के निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र है और मंदिरों की भूमिका वो सिर्फ धार्मिक नहीं थी बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? बिल्कुल। चोल साम्राज्य का दिल तो कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र था। कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, खासकर चावल की खेती। चोल शासकों ने सिंचाई व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने नदियों पर बांध बनवाए, नहरें खुदवाएं और विशाल तालाब, जिन्हें एरी कहा जाता था, उनका निर्माण करवाया ताकि पानी को जमा किया जा सके और बारिश पर निर्भरता कम हो। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा, जिसने एक बड़ी आबादी और शहरी केंद्रों को पाला। व्यापार, जैसा हमने अभी बात की, खासकर समुद्री व्यापार, वो समृद्धि का दूसरा बड़ा स्रोत था। चोल बंदरगाहों से कपड़ा, मसाले, रत्न वगैरह बाहर भेजे जाते थे और बदले में सोना, घोड़े, जो सेना के लिए बहुत जरूरी थे, और दूसरी लग्जरी चीजें आती थीं। अब आते हैं मंदिरों पर। चोल काल में मंदिरों की भूमिका बहुत बहुत बड़ी थी। वे सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। मंदिरों के पास अक्सर बहुत सारी जमीन होती थी जिसे वे किसानों को किराए पर देते थे। वे एक तरह से बैंक का काम भी करते थे, पैसा उधार देते थे। वे रोजगार के बड़े केंद्र थे। पुजारी, देवदासियां, संगीतकार, मूर्तिकार, सफाई कर्मचारी, प्रबंधक, कितने ही लोग, और लोग मिलते जुलते थे। संक्षेप में कहें तो मंदिर चोल समाज और अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग थे। उनके बिना उस युग की कल्पना करना भी मुश्किल है। मंदिरों की इतनी मल्टी डायमेंशनल भूमिका, ये जानना वाकई दिलचस्प है। अच्छा, कला और वास्तुकला पर आएं तो नोट्स में द्रविड़ शैली का साफ जिक्र है। विशेषताएं बताई गई हैं ऊंचे विमान और बाद के काल में विशाल गोपुरम, मतलब प्रवेश द्वार। मुख्य उदाहरणों के तौर पर तंजावुर का बृहदेश्वर, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, ये गिनाए गए हैं। और ये भी कि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। क्या इन मंदिरों में कोई विकास क्रम भी देखने को मिलता है? मतलब समय के साथ कुछ बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल। चोल मंदिर वास्तुकला में एक साफ विकास दिखता है। शुरुआती चोल मंदिर थोड़े छोटे और सादे थे। राजराजा प्रथम के समय में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ ये शैली अपनी ऊंचाई पर पहुंची। यहाँ मुख्य जोर गर्भगृह के ऊपर बने विशाल सीधे उड़ते हुए विमान पर था। प्रवेश द्वार यानी गोपुरम तब उतने ऊंचे नहीं होते थे। राजेंद्र प्रथम के गंगईकोंडी चोलपुरम मंदिर में भी विमान ही मुख्य है, लेकिन उसकी बनावट थोड़ी वक्राकार, थोड़ी कर्व्ड है और उसमें सजावट कुछ ज्यादा है। बाद के चोल काल में, खासकर 12वीं-13वीं शताब्दी में ट्रेंड बदला। अब मंदिरों के चारों ओर बड़े बड़े प्रांगण बनने लगे और मुख्य जोर विमान के बजाय मंदिर परिसर के चारों ओर बने ऊंचे और सजे हुए प्रवेश द्वारों यानी गोपुरमों पर आ गया। दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, जो राजराजा द्वितीय के समय बना, वो अपनी बारीक नक्काशी और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। ये तीनों मंदिर
बृहदेश्वर, गंगईकोंडचोलपुरम और ऐरावतेश्वर मिलकर महान जीवित चोल मंदिर कहलाते हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चोल काल कांस्य मूर्तिकला के लिए भी मशहूर है, खासकर नटराज यानी नाचते हुए शिव की मूर्तियां, जिन्हें धातु ढलाई कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में इन मंदिरों के स्थान, उनके निर्माता और शैली द्रविड़, इनसे जुड़े सवाल आते हैं। विकास दिखता है विमान से गोपुरम की तरफ, और हाँ, कांस्य मूर्तिकला का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, पतन। इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? नोट्स में कारण दिए गए हैं, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, पांड्यों और होयसलों जैसे पड़ोसी राज्यों के हमले और बाद में दिल्ली सल्तनत का विस्तार। क्या ये धीरे धीरे हुआ पतन था या अचानक हुआ? नहीं, ये एक क्रमिक पतन था जो लगभग एक सदी तक चला। 12वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से से ही चोल शक्ति कमजोर होने लगी थी। इसके कई कारण थे। एक तो बाद के कुछ शासक शायद राजराजा या राजेंद्र प्रथम जितने योग्य और दूरदर्शी नहीं थे। साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था और उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। जो सामंत और स्थानीय शासक थे वो ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे और केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने लगे थे। उत्तराधिकार को लेकर भी अंदरूनी झगड़े होते रहते थे, जिससे राज्य कमजोर होता था। फिर बाहरी शक्तियों का दबाव भी बढ़ रहा था। दक्षिण में पांड्य फिर से शक्तिशाली हो रहे थे और उन्होंने चोलों को कड़ी टक्कर दी। उत्तर पश्चिम में कर्नाटक क्षेत्र से होयसल भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। इन दोनों शक्तियों ने चोल क्षेत्रों पर बार बार हमले किए। 13वीं शताब्दी के मध्य तक चोल साम्राज्य काफी सिकुड़ चुका था और पांड्यों तथा होयसलों पर निर्भर सा हो गया था। और अंतिम झटका लगा 13वीं सदी के अंत और 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक कफूर के दक्षिण अभियानों से। सन के बाद चोल साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। तो ये एक धीरे धीरे कमजोर होने की प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों कारक जिम्मेदार थे। चलिए इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हैं। अगर हमें चोल राजवंश से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हों तो वे क्या होंगे? मेरे हिसाब से संस्थापक विजयालय, महान शासक राजराजा प्रथम और उनका बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम, गंगईकोंडा और उनके नौसैनिक अभियान व गंगईकोंडाचोलपुरम, उनकी वो जबरदस्त नौसैनिक शक्ति और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, गांव में स्थानीय स्वशासन की वो अनूठी व्यवस्था, सभा और भव्य द्रविड़ शैली के मंदिर और वो बेहतरीन कांस्य मूर्तियां, यही मुख्य बातें हैं ना? आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यही वो मुख्य बिंदु हैं जो चोलों की पहचान बनाते हैं और उन्हें भारतीय इतिहास में एक खास जगह दिलाते हैं। ये तथ्य न केवल ऐतिहासिक समझ के लिए जरूरी है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां अक्सर सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे संस्थापक कौन थे, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, गंगईकोंडा उपाधि किसकी थी, या स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के नाम क्या थे, उनकी प्रशासनिक नवीनता यानी वो स्थानीय स्वशासन, उनकी सैन्य और नौसैनिक शक्ति और उनका कला एवं स्थापत्य में योगदान, मतलब द्रविड़ मंदिर और कांस्य मूर्तियां, ये उन्हें विशेष रूप से यादगार बनाते हैं। वाकई इन नोट्स के जरिए हमने चोल साम्राज्य की एक काफी विस्तृत और स्पष्ट तस्वीर देखी है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। 400 साल, इतना लंबा शासन, जरूर उनके प्रशासनिक या सांस्कृतिक नीतियों में कुछ ऐसी खास बात रही होगी, कोई ऐसा तत्व जिसने उन्हें इतनी स्थिरता और लंबी उम्र दी, जिसका शायद इन संक्षिप्त नोट्स में पूरी तरह खुलासा न हो पाया हो। क्या वो सिर्फ सैन्य शक्ति थी, या कुशल प्रशासन था, या फिर धर्म और संस्कृति का रणनीतिक उपयोग? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और गहराई से विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि किसी साम्राज्य की लंबी उम्र के पीछे कौन से गहरे सूत्र काम करते हैं। चोलों के संदर्भ में यह संभवतः इन सभी कारकों का, सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण का एक सफल मिश्रण रहा होगा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए सिर्फ विजय ही काफी नहीं होती।